इरफान सर के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसका फर्स्ट टॉपिक जो कहलाता है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का मैंने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। पहले लेक्चर्स में मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ाया था। दूसरे लेक्चर्स में मैंने आपको थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बताया था और तीसरे लेक्चर्स में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताया था। आज चौथा और आखिरी लेक्चर है इसका, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आज का टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम से ही पता चला फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का अर्थ होता है घर्षण, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जो घर्षण के कारण हो, वो इलेक्ट्रिसिटी जो घर्षण के कारण हो, वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। जैसे आप अगर दो बॉडी, मान लिया जाए कि ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ए और बी, दोनों बॉडी को आप रब करते हैं, तो रब करने से कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जिस बॉडी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, ऑब्वियस है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मान लिया जाए कि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो ए और बी को रब करने पर ए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और बी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ए के इलेक्ट्रॉन लॉस करने से ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि बी के इलेक्ट्रॉन गेन करने से बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखेंगे इस तरह से दोनों के दोनों बॉडी पर चार्ज आ गया है, और ये चार्ज के पीछे जो कारण है वो है फ्रिक्शन। और इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो द इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ड्यू टू loss or gain of electrons when two bodies are rubbed together is called frictional electricity। जब दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और गेन करने वाले बॉडी पर नेगेटिव चार्ज। तो दोनों बॉडी पर चार्ज आ गया, चार्ज आ गया मतलब दोनों पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार से जो चार्ज डेवलप होता है वो कहलाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज डेवलप्ड ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मैंने यहाँ पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन लिखा दिया। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन two bodies are rubbed together is called frictional electricity। आइए इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ये हमारे पास ग्लास का रॉड है और ये सिल्क का कपड़ा है। जब आप ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़े पर रब करते हैं तो ग्लास का रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ऑब्वियस है कि ग्लास का रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि सिल्क का कपड़ा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़े पर रब करने पर ग्लास का रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और सिल्क का कपड़ा इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज गेन करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ है उसके पीछे कारण है फ्रिक्शन। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को कहेंगे हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मान लिया जाए कि ग्लास के रॉड पर +5 कूलम का चार्ज डेवलप हुआ है। अगर ग्लास के रॉड पर +5 कूलम का चार्ज डेवलप होगा तो सिल्क के क्लोथ पर इतना ही, मतलब -5 कूलम का चार्ज डेवलप हो जाएगा। जितना किसी एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही दूसरे बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखेंगे
जिसमें कि हम लोग एबोनाइट का रॉड लेते हैं। जब आप एबोनाइट का रॉड लीजिएगा तो एबोनाइट का रॉड उलेन क्लॉथ पर अगर आप रब करते हैं तो एबोनाइट का रॉड इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जबकि उलेन क्लॉथ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इस वजह से एबोनाइट के रॉड पर नेगेटिव चार्ज और इसके रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। When an ebonite rod is rubbed on woolen cloth, ebonite rod gains electrons and becomes negatively charged, whereas woolen cloth loses electrons and becomes positively charged. यहां भी वही बात है, मान लिया जाए कि यहां पर +3 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो यहां पर -3 कूलम का नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से किसी एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे बॉडी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये मामला था आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। आइए आगे की तरफ ले चलते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये आप देखेंगे यहां पर चार्जिंग के कौन कौन से मेथड्स है ये हम आपको बताने वाले हैं। बॉडी को चार्ज करने के लिए टोटल 3 मेथड्स है। पहले को कहा जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये फर्स्ट है। दूसरा कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन ये चार्ज करने का दूसरा प्रोसेस है। तीसरा कहलाता है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है और चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। हमने आपको बताया है कि अगर आपने किसी दो बॉडी को आपस में रब किया है, जैसे ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़े पर रब किया है तो ग्लास का रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि सिल्क का कपड़ा इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो अगर इफ two bodies are rubbed together, transfer of electrons takes place from one body to another. The body that loses electrons will become positively charged and body that gains electrons will become negatively charged. This type of charging is called charging by friction. मैंने यहां पर लिखा दिया है, if two bodies are rubbed together, transfer of electrons takes place from one body to another. The body that loses electrons will become positively charged, whereas the body that gains electrons will become negatively charged. This type of charging is called charging by friction. ये charging by friction कहलाएगा। तो ये मैं समझ रहा हूं कि ये क्लियर है। दूसरा आप के लिए आएंगे तो दूसरे का नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन। आइए चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक रॉड है, ये कोई एक रॉड है और ऐसा मान करके चले कि इस रॉड पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है। सपोज कीजिए कि इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप देखेंगे आपके पास एक दूसरा रॉड है और इस रॉड पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। मान लिया जाए कि यह रॉड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब आप इस रॉड अनचार्ज रॉड को इस चार्ज रॉड के संपर्क में लाएंगे, इस अनचार्ज रॉड को चार्ज रॉड के संपर्क में लाएंगे तो चार्ज रॉड का कुछ पॉजिटिव चार्ज ये अनचार्ज रॉड पर चला जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी अनचार्ज रॉड को किसी चार्ज रॉड के संपर्क में लाया जाए तो अनचार्ज रॉड पर भी चार्ज डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से जो चार्जिंग होगा इसे कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इफ एन अनचार्ज रॉड इज ब्राउट इन टच विथ अनदर चार्ज रॉड, if an uncharged rod is brought in touch with another charged rod, uncharged rod also gets charged. This type of charging is called charging by conduction. तो मैंने यहां पर आपको दिखाया है चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है।
देख लें, चार्जिंग बाय कंडक्शन। if an uncharged rod is brought in touch with another charged rod, uncharged rod also gets charged. This type of charging is called charging by friction. यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर अनचार्ज रॉड को आपने एक ऐसे रॉड से टच कराया है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अनचार्ज रॉड पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आपने अनचार्ज रॉड को एक ऐसे रॉड से जो है टच कराया है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो अनचार्ज रॉड पर भी नेगेटिव चार्ज ही आ जाएगा। मतलब जिस तरह की बॉडी से आप टच कराएंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से टच कराएंगे तो अनचार्ज पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और निगेटिवली चार्ज बॉडी से आप टच कराएंगे तो उस बॉडी पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस फेनोमेनन को कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा कहलाता है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपको मालूम है कि सारा बॉडी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बना हुआ होता है। ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बॉडी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब अगर आप एक बॉडी लेते हैं और इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, तो किसी भी रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब उस बॉडी पर नेट चार्ज 0 हो जाएगा। जब इस अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के नजदीक ले जाते हैं, इस अनचार्ज बॉडी को जब आप किसी चार्ज बॉडी के करीब ले जाएंगे, मान लिया जाए कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, अब आप अनचार्ज बॉडी को इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के करीब ले जाते हैं, तो ये अनचार्ज बॉडी, इसका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के करीब आ जाएगा और प्रोटॉन इससे दूर चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इस किनारे पर आ जाएगा और प्रोटॉन इस किनारे पर आ जाएगा। अगर आप इस रॉड को हटा लें तो फिर से ये रॉड न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस रॉड पर, इस चार्ज रॉड की उपस्थिति में चार्ज आ जाता है, और जब इस रॉड को हटा लिया जाता है तो इसका चार्ज खत्म हो जाता है। इस प्रकार के चार्जिंग को कहा जाता है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। If an uncharged body is brought near a charged body, uncharged body also gets charge of opposite polarity। मतलब अनचार्ज बॉडी के एक किनारे पर नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे किनारे पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो गया है। इस तरह से जो चार्जिंग होती है इसको कहा जाता है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आप देखेंगे अगर आपने किसी बॉडी को चार्ज किया है या तो फ्रिक्शन से या कंडक्शन से, चाहे फ्रिक्शन से आप करें चाहे कंडक्शन से करें, इसमें दो बॉडी एक दूसरे को टच करती है, दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में, तो बॉडी टच में नहीं होती है। इसके एक किनारे पर अगर -5 कूलम का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया है तो दूसरे किनारे पर +5 कूलम का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो फिनोमिनन होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपने आप को बॉडी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इस तरह से चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। थोड़ा गौर करेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज करते हैं तो एक किनारे पे -5 कूलम का चार्ज होता है और एक किनारे पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे किनारे पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आप इस बॉडी का नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो नेट चार्ज 0 है। तो बॉडी एज ए होल ये आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होती है। अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा चार्ज कीजिए तो उसका एक किनारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ऑपोजिट किनारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा।
जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। नेट चार्ज आप निकालेंगे तो जीरो, और किसी भी बॉडी का नेट चार्ज यदि जीरो होता है तो ऐसे बॉडी को कहा जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पूरे बॉडी की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सिर्फ चार्ज किनारे पे आया है, तो इसे कहा जाता है चार्जिंग बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इफ एन अनचार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर अ चार्ज बॉडी, uncharged body also gets charge of opposite polarity. This type of charging is called charging by electrostatic induction. If an uncharged body, देख लीजिए दिया हुआ है, if an uncharged body is brought near a charged body, a temporary charge is developed on uncharged body. This type of charging is called charging by electrostatic induction. तो मैंने ये बताया कि जब दो बॉडी को आप या तो कंडक्शन से चार्ज करते हैं या फ्रिक्शन से चार्ज करते हैं तो दोनों बॉडी कांटेक्ट में आती है, और कांटेक्ट में आने की वजह से इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है। तो अगर फ्रिक्शन से चार्ज करेंगे या कंडक्शन से तो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा। लॉस या गेन होने की वजह से किसी एक बॉडी का मास डिक्रीज कर जाएगा और दूसरे बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मास डिक्रीज कर जाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ड्यू टू चार्जिंग मास में इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज करेंगे तो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, जिसके कारण इस बॉडी के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में मास पर फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किया जाए तो मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप देख लेंगे, इफ चार्जिंग इज डन आइदर बाय कंडक्शन और बाय फ्रिक्शन, देयर इज नो लॉस और गेन, there is loss or gain of electrons, hence there is increase or decrease in mass of body. But if charging is done by electrostatic induction, there is neither loss nor gain of electrons, hence there is no change in mass of body. तो इन बातों से हम लोगों को एक कंसेप्ट ये डेवलप हुआ कि एक फेनोमेनन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। आइए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक रॉड है और इस रॉड पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, इसे आपने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया है। अब आप इस रॉड के नजदीक एक दूसरा चार्ज रॉड लेकर आते हैं। मान लिया जाए कि इस रॉड पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस है कि ये चार्ज रॉड इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी फेनोमेनन को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। द फेनोमेनन इन विच अ टेम्पररी चार्ज इज डेवलप्ड ऑन अ बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है ये आप समझ गए हैं कि किसी द फेनोमेनन इन विच अ टेम्पररी चार्ज इज डेवलप्ड on an uncharged body in the presence of another charged body, and this charge disappear if charged body is removed is called electrostatic induction। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देख लिया क्या है। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम लोग किसी मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करते हैं। तो पहला क्या है, चार्जिंग अ मेटेलिक स्फीयर विदाउट टचिंग। चार्जिंग अ बॉडी लिखा है, चार्जिंग अ मेटेलिक स्फीयर विदाउट टचिंग, ये मेटेलिक स्फीयर हो जाएगा। मेटेलिक स्फीयर विदाउट टचिंग।
किसी भी मेटेलिक स्फीयर पर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव चार्ज या सिर्फ नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं विदाउट टच करने के लिए। इसके लिए हम लोगों को 5 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा और ये स्टेप एक सीरीज में होने चाहिए। जो स्टेप सीरीज में होते हैं उसे हम लोग सीक्वेंशियल स्टेप्स कहते हैं। तो आइए कौन कौन सा स्टेप्स है उसको देखते हैं। स्टेप नंबर 1, जिस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है उसे हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखते हैं। इंसुलेटिंग स्टैंड कहने का अर्थ हुआ कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बने हुए स्टैंड पर रखते हैं। मतलब ये स्टैंड या तो प्लास्टिक का होगा, ये स्टैंड या तो वुड का होगा, ये स्टैंड या तो थर्मोकोल का होगा, ये स्टैंड या तो वुड का होगा। मतलब ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ होगा। तो जिस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है उसे इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखते हैं। ये पहला स्टेप है। द मेटेलिक स्फीयर टू बी चार्ज इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। आइए स्टेप नंबर 2 में आते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि इस मेटेलिक स्फीयर के नजदीक एक चार्ज रॉड लाते हैं। ये चार्ज रॉड निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो मान लिया जाए कि हम लोगों ने निगेटिवली चार्ज रॉड लाया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण इस मेटेलिक स्फीयर के इस साइड में पॉजिटिव चार्ज और इस साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज रॉड को लाने से इस साइड में पॉजिटिव चार्ज और इस साइड में नेगेटिव चार्ज, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर इस साइड में नेगेटिव होता और इस साइड में पॉजिटिव होता। मतलब जिस तरह का आप रॉड लेकर के आएंगे, नजदीक वाला उसके ऑपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप करेगा और दूर वाला में सेम नेचर का चार्ज डेवलप होगा। तो लिखा हुआ है अ चार्ज रॉड इज ब्राउट नियर मेटेलिक स्फीयर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देयर इज पॉजिटिव चार्ज एट वन साइड एंड नेगेटिव चार्ज एट ऑपोजिट साइड। तो ये था स्टेप नंबर 2। अब आप चले आएंगे स्टेप नंबर 3 में देखेंगे। स्टेप नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि मेटेलिक स्फीयर को अर्थ कर दिया गया है। मेटेलिक स्फीयर को अर्थ कर दिया गया है, लेकिन यहां पर से हम लोग चार्ज रॉड को हटाएंगे नहीं। चार्ज रॉड अभी यहीं पर रहेगा। ये नेगेटिव चार्ज है। जब मेटेलिक स्फीयर को हम लोग अर्थ कर देंगे तो इसके जो साइड में नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है। तो मेटेलिक स्फीयर इज अर्थड ड्यू टू अर्थिंग नेगेटिव चार्ज गोज टू अर्थ। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता। तो लिखा हुआ है मेटेलिक स्फीयर इज अर्थ ड्यू टू अर्थिंग नेगेटिव चार्ज गोज टू अर्थ। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं गया भाई, सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही अर्थ में चला गया। तो इसका कारण क्या है? आप देखेंगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज रॉड है। ये निगेटिवली चार्ज रॉड पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करके रखा हुआ है, इसको अर्थ में जाने नहीं दे रहा है। यही वजह है कि सिर्फ निगेटिव चार्ज जो ये रिपेल कर रहा था वो अर्थ में चला गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, ये अर्थ में नहीं गया। तो इस तरह से आपने लिखा कि मैंने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिया। पहला स्टेप था मेटेलिक स्फीयर टू बी चार्ज इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। दूसरा स्टेप था अ चार्ज रॉड इज ब्राउट नियर मेटेलिक स्फीयर। तीसरा था मेटेलिक स्फीयर इज अर्थड। थर्ड स्टेप में आप देखेंगे फोर्थ में अर्थिंग को रिमूव कर लिया गया है विदाउट रिमूविंग चार्ज रॉड। यहां पर अर्थिंग को रिमूव कर लिया गया है, सिर्फ चार्ज रॉड विदाउट रिमूविंग। अर्थिंग इज रिमूव्ड विदाउट रिमूविंग चार्ज रॉड। तो आप देखेंगे कि ये चार्ज सिर्फ इस किनारे पर है, पूरे के पूरे स्फीयर पर नहीं है, क्योंकि ये वाला निगेटिवली चार्ज रॉड इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच करके रखे हुआ है। अब हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को, निगेटिवली चार्ज रॉड को हटा देंगे तो इसका जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज अब पूरे के पूरे स्फीयर में फैल जाएगा। चार्ज रॉड इज रिमूव्ड, हेंस मेटेलिक स्फीयर गेट्स चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए पहले एक ही बॉडी पर 2 अलग अलग नेचर का चार्ज डेवलप होता था और बॉडी एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता था, लेकिन इस बार बॉडी एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है।
बल्कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। एक बात और गौर करने की है कि आपने मेटेलिक स्फीयर के नजदीक जो चार्ज रॉड लाया है उस रॉड पर निगेटिव चार्ज है। तो अगर आप चार्ज रॉड लेकर के आएंगे, उस रॉड पर निगेटिव चार्ज होगा, तो मेटेलिक स्फीयर पर उसके नेचर का ऑपोजिट चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यही रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता तो इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता। तो इस तरह से 5 स्टेप्स में हम लोग किसी मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग 2 मेटेलिक स्फीयर्स को चार्ज करेंगे विदाउट टचिंग। सीक्वेंशियल स्टेप्स टू चार्ज 2 मेटेलिक स्फीयर्स विदाउट टचिंग। ये बॉडी हो सकता है और मेटेलिक स्फीयर्स भी विदाउट टचिंग। इसमें भी पहला स्टेप सेम है। जिन 2 मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है उन्हें इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा जाता है और इस तरह से रखा जाता है कि ये दोनों मेटेलिक स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वो 2 मेटेलिक स्फीयर जिन्हें चार्ज करना है उन्हें हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखते हैं और इस प्रकार से हम लोग रखते हैं कि ये दोनों मेटेलिक स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो पहला स्टेप नंबर 1 है 2 बॉडीज। अगर मेटेलिक स्फीयर रहेगा, ये बेहतर होगा मेटेलिक स्फीयर इसको कहना। मेटेलिक स्फीयर ये सही वर्ड है, स्फीयर। 2 metallic sphere to be charged are put on insulating stand touching each other। एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं। तो पहला स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में हम लोग मेटेलिक स्फीयर के पास एक चार्ज रॉड लेकर के आ रहे हैं। इस चार्ज रॉड पर आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो 2 कांटेक्ट में है तो इसके एक साइड पर, इस साइड पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। चूंकि दोनों टच में है, टच में होने की वजह से ये एक सिंगल बॉडी हो गए हैं। टच में होने से ये वन सिस्टम हो गया है। तो सिस्टम के एक किनारे पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे किनारे पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के आया है, तो अगर ये निगेटिवली चार्ज रॉड होता तो इधर पॉजिटिव चार्ज आता और इस तरफ में नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो स्टेप नंबर 1 था 2 मेटेलिक स्फीयर टू बी चार्ज आर प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड टचिंग ईच अदर। दूसरा है अ चार्ज रॉड इज ब्राउट near 2 metallic sphere. Due to electrostatic induction, negative charge is developed on A and positive charge is developed on B. आइए अगला स्टेप देखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप देखेंगे कि इन दोनों मेटेलिक स्फीयर को स्लाइटली सेपरेट कर दिया गया है। दोनों मेटेलिक स्फीयर को के बीच एक छोटा सा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया है। तो 2 मेटेलिक स्फीयर्स आर सेपरेटेड। 2 मेटेलिक स्फीयर्स आर सेपरेटेड स्लाइटली विदाउट रिमूविंग चार्ज रॉड। चार्ज रॉड को रिमूव नहीं किया गया है। ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को अपनी तरफ पुल करके रखे हुआ है और ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके रखे हुआ है। तो अभी हम लोगों ने इसे स्लाइटली सेपरेट किया है। तो एक बार फिर से देख लें, मैंने अभी तक 3 स्टेप्स किया है। पहले स्टेप में दोनों मेटेलिक स्फीयर को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा था इस तरह से कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दूसरे केस में हम लोगों ने एक चार्ज रॉड लाया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब इन दोनों मेटेलिक स्फीयर को स्लाइटली सेपरेट कर दिया गया है विदाउट रिमूविंग चार्ज रॉड। आइए स्टेप नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज रॉड को हटा देंगे। थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है, ये टच करके दिखाया गया, रियल में ये दोनों टच नहीं करता है, ये दोनों आपस में सेपरेटेड हैं, इस तरह से हैं।
चार्ज रॉड को हम लोग हटा लेते हैं, ये दोनों मेटेलिक स्फीयर सेपरेटेड रहते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो किनारा है ये निगेटिव चार्ज इस किनारे पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस किनारे पर आ जाएगा, मतलब अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज कम क्लोजर। तो चार्ज रॉड इज रिमूव्ड ड्यू टू अट्रैक्शन, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कम क्लोजर, ये नजदीक आ गया है। अब आप देखेंगे कि ए रॉड पर निगेटिव चार्ज एक किनारे में है और बी रॉड पर निगेटिव चार्ज दूसरे किनारे में, लेकिन पूरे स्फीयर पर नहीं फैला हुआ है। वजह क्या है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लार्ज कर दिया जाए, यह लार्ज कर दिया गया है, तो पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज ए पर फैल जाएगा और बॉडी बी पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा। तो अब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया निगेटिव चार्ज और यहां पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो टू मेटेलिक स्फीयर्स आर ब्राउट फार अपार्ट, हेंस ए गेट्स निगेटिवली चार्ज और बी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से हम लोग दो मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करते हैं। एक बात गौर करेंगे कि हम लोगों ने जो रॉड लाया था वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड था, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के आएंगे तो वो स्फीयर जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड के नजदीक होगा उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो दूर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर ये निगेटिवली चार्ज रॉड होता तो इसके नजदीक जो स्फीयर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इससे दूर जो स्फीयर होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में। ये हमारा जो लेक्चर से ये 4 टॉपिक पे बना हुआ है, 4 क्लासेस पे बना हुआ है। 4 क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया। अगली क्लास में इस टॉपिक से संबंधित जो भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं मैं उन क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दूंगा ताकि आप देख लें किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें जनरेट हो पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे के सारे क्लासेस को अच्छे से करेंगे और इसके लिए अगर कोई टेस्ट वगैरह हो तो आप टेस्ट जरूर देंगे। जहां भी टेस्ट होता है आप वहां पर टेस्ट दें और अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखें। हमारा क्लास लगातार चलता रहेगा, आप हर दिन हमारा लेक्चर्स प्राप्त करते रहेंगे। तो आज के लिए इतने ठीक, थैंक यू।